फाइनली कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया, कुछ तड़कता, कुछ भड़कता इस हफ्ते देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम के नए सीज़न यानी कि सीज़न 4 का, और पहला एपिसोड एयर हो चुका है। वीकली बेसिस पे इसका एपिसोड एयर होगा और 2 महीने तो फुल टू पैक है भाई। लेकिन पहले एपिसोड का बात कर लेते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। ये जो नए सीज़न का पहला एपिसोड जो शुरू होता है वो कंटिन्यूएशन होता है सीज़न 3 के लास्ट एपिसोड का। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है सीज़न 3 के एपिसोड नंबर 10 के एंडिंग से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जिम, जूली और वो येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर। यहाँ पे येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर जिम को बोलता है। ऑब्वियसली लास्ट सीजन में, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जिम का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पे येलो जैकेट वाला जिम से वही मरने के हालत में ही बात कर रहा है कि भाई तेरे को मैंने वार्न किया था, मुझे तू पसंद था लेकिन तू बहुत ज़्यादा जान चुका था और इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो ये येलो जैकेट वाला जिम को बोलता है और जिम रिप्लाई करता है कि साले तू भी मरेगा। और यहाँ पे जो जूली आई है, इसको तुम जूली ना बोल के स्टोरी वॉकर बोल सकते हो, मतलब ये फ्यूचर की जूली है। और इधर येलो जैकेट वाला जूली को भी बोलता है कि अरे तेरे को कितने बार रुकना पड़ेगा यार, तू कितने बार मेरे काम में टांग अड़ाएगी और इस बार तू किस टाइम से आई है। यहाँ पे येलो जैकेट वाले मॉन्स्टर के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जूली का जो ये स्टोरी वॉकर वाला जो है, ये पहले भी इस येलो जैकेट वाले से भिड़ चुकी है। और हाँ, जूली को ये बोलता है कि तू पास्ट में जा या फ्यूचर में जा, कहीं पे भी जा, लेकिन तू स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती है। जूली का इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। जूली अचानक से गायब हो जाती है वहाँ से, मतलब जो स्टोरी वॉकर जूली रहती है वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर इधर येलो जैकेट जो है अपना पूरा ध्यान जिम के ऊपर लगाता है और फिर वही डायलॉग बाजी करता है कि भाई तुम अच्छे थे और भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे कि मैंने पहले बोला। और हाँ, एट द एंड जिम मर जाता है। हमें यहाँ पे येलो जैकेट जो मॉन्स्टर है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा फुटेज दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जिम को मारने के बाद कुछ जंगल में आगे जाके एक जगह पे रुकता है, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा देख के लगता है कि खंडर जैसा जगह है यहाँ पे। यहाँ पे पहले घर हुआ करते थे लेकिन अभी घर नहीं है। फिर वो येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर ज़मीन के नीचे से खोद के एक सूटकेस निकालता है। ये सूटकेस हम पहले भी देख चुके हैं उन गुफाओं में जहाँ पे वो मॉन्स्टर रहा करते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो जो येलो जैकेट मॉन्स्टर है उस सूटकेस को खोलता है और फिर सीन कट हो जाता है। आगे क्या होता है वो हमें नहीं दिखा जाता है कि सूटकेस से क्या निकलता है। अब हम देखते हैं रूट सेलर का सीन। तो रूट सेलर का तो तुम्हें पता ही है क्या सिनेरियो है। पिछले सीजन में वहाँ पे कौन कौन था? फातिमा, वॉइड, एलिस और कैनी, तो ये लोग थे और फातिमा को बच्चा हुआ था, वही स्माइली मॉन्स्टर। ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है जहाँ पे वॉइड तुमको पता है कि वो नीचे जाता है, वो देखता है कि भाई वो जो स्माइली जो फातिमा के पेट से जो बच्चा निकला, जो वो किमोनो मॉन्स्टर लेके जाती है अंडरग्राउंड, और फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर वो स्माइली मॉन्स्टर बन जाता है। और ये सब वॉइड अपने आंखों से देखता है। और फिर यहाँ पे फातिमा एलिस और कैनी को बताती है कि जब वो डिलीवर कर रही थी बच्चा को, तब उससे विजन आ रहे थे, और ये पास्ट के विजन आ रहे थे कि जो जितने भी जंगल में मॉन्स्टर्स हैं जो रात को निकलते हैं, वो लोग आखिर है कौन। ये तो हम लोग को सीज़न 3 के लास्ट एपिसोड में पता चल गया था कि वो लोग पहले नॉर्मल इंसान थे, जो मॉन्स्टर्स थे वो नॉर्मल इंसान थे। फिर उन लोगों ने किसी एक चीज़ से डील की और उस डील में उन लोगों को इमॉर्टलिटी मिला। अपने बच्चों का बलिदान करके उन लोगों को इमॉर्टलिटी मिला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो जो चीज़ था जिनसे इन लोगों ने डील किया था वो था कौन। यहाँ पे फातिमा वही अनाप शनाप बकरी होती कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मैंने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, ये सब। और वो किमोनो वाली का बात कर रही होती, किमोनो मॉन्स्टर का। और इधर तुम्हारा एलिस उसको सांत्वना दे रहा होता है कि भाई शांत हो जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और इधर वो भाई पूरा फ्रीक आउट हो चुकी है फातिमा, डर के मारे कि भाई एल लग गया हमारे, उस टाइप का। तो फिर ये लोग प्लान करते हैं कि यहाँ से रूट सेलर से निकलना चाहिए, हम लोग को भाई कॉलोनी हाउस जाना चाहिए कैसे भी करके, जल्द से जल्द। और फिर कैनी बोलता है कि तुम लोग निकलो, मैं वॉइड को लेके आता हूँ। तो कैनी भी नीचे जाता है वॉइड को लेने के लिए। फिर कैनी थोड़ा सा गुफा में आगे बढ़ता है, तब वो स्माइली को देखता है, या स्माइली को वो देखता है, और पीछे से वॉइड भी उससे बोलता है कि भाई यहाँ से निकलते हैं। तो हमें साइमल्टेनियसली ये भी दिखाया जाता है कि कॉलोनी हाउस में क्रिस्टी आई है एल्जिन को ठीक करने के लिए। ये अब तुम्हें अगर याद ही होगा तो सारा ने उसका आँख फोड़ दिया था। जब क्रिस्टी कॉलोनी हाउस में एंटर करती है तो इधर सारा भी वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि अगर सारा कॉलोनी हाउस में ज़्यादा देर तक रुकी तो सब लोग उसे देख लेंगे और फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि एल्जिन वाले रूम में डैनी भी बैठी हुई है, वो पूरा घबराई हुई है कि भाई ये एल्जिन के साथ इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। वो पूरा डाउट में है कि भाई ये नहीं करना चाहिए था उन लोगों को किसी इंसान के साथ, या मेनली सारा को नहीं करना चाहिए था, वो भी पूरा डरी हुई है। और ये फाइनली क्रिस्टी इस एल्जिन वाले रूम में एंटर करती है और ये वो एल्जिन का आँख ठीक करने के लिए आई है। ठीक तो नहीं होगा, अब वो उसका आँख ही सील देगी। अब हम लोग देखते हैं वॉइड और कैनी को, जो कि रूट सेलर से निकल के सीधा पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। और इधर वॉइड पूरा घबराया हुआ है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाके एक
अंडरग्राउंड चेंबर से एक बॉक्स निकालता है और उस बॉक्स में काफ़ी सारी गोलियां रखी रहती है और वो गोलियों को धीरे धीरे गिनने लगता है और वो कैनी से पूछता है कि यहाँ पे इस टाउन में टोटल कितने लोग हैं। और वो मतलब ये सब पूरा घबरा के कर रहा है, उसका हाथ पैर काँप रहा है, मतलब वो पूरे टेंशन में है। और इधर कैनी वॉइड से बात करने का कोशिश करता है कि वॉइड तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो और तुम ये भाई गोलियां क्यों गिन रहे हो। और बार बार कैनी के पूछने पर फाइनली वॉइड जवाब देता है कि भाई वो पूरा डर चुका है, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई उसके पास एक उम्मीद था कि चलो ये जो मॉन्स्टर्स है वो फाइनली मर सकते हैं, लेकिन अब उसे पता चला कि ये लोग मर ही नहीं सकते हैं भाई, ये लोग फिर से मर के जिंदा भी हो सकते हैं। सो जो थोड़ा भी होप था वो ज़ीरो हो चुका है, उम्मीद एकदम नहीं है। और इधर वॉइड पूरा टेंशन में है क्योंकि उसने जो रूट सेलर के और भी नीचे जाके जो देखा वो स्माइली मॉन्स्टर को पैदा होते हुए, वो बौखला चुका है। ओके, तो साइमल्टेनियसली हम लोग ये भी देखते हैं कि एक पादरी उसी कटे हुए पेड़ के सामने खड़ा हुआ है जो कि सड़क को ब्लॉक करके रहती है। ये वही साइन है कि तुम अब उस पॉकेट डायमेंशन में जाओगे। सो इससे हमें पता चलता है कि एक नया मेंबर टाउन में आ रहा है और ये पादरी है। और मुझे पहले लगा कि भाई ये फादर खत्री का रिप्लेसमेंट हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो पादरी वाला गाड़ी था जो कि कुछ ही देर पहले उस कटे हुए रास्ता ब्लॉक करने वाले पेड़ के सामने खड़ा हुआ था, वो अब टाउन में आ चुका है और वो भाई बिना कंट्रोल के इधर उधर घुमाया जा रहा है अपने गाड़ी को। मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कोई पी के चला रहा हो। और फिर वो अनकंट्रोल्ड गाड़ी अचानक से जाके टकराती है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे वॉइड और कैनी होते हैं। ठीक, वेल उन दोनों को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अब उस पुलिस स्टेशन का दीवार डैमेज हो चुका है, मतलब अब वहाँ पे कोई रह नहीं सकता है। ऑब्वियसली अगर कोई रहेगा तो फिर रात को फिर उस एक्सीडेंट के सामने, मतलब उस कार का और दीवार का जो डैम होता है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं। और यप कोई नया गाड़ी आया है, कोई नया आदमी आया, तो सब कोई एक्साइटेड तो होंगे, लेकिन ऐसा करके कोई एंट्री मारेगा कोई सोचा भी नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है कि कार में उस पादरी के अलावा एक छोटी बच्ची भी है जो कि उसकी बेटी है। और एक्सीडेंट की वजह से वो जो पादरी है वो बेहोश हो चुका है, लेकिन उसकी जो बेटी है वो थोड़ा बहुत डैमेज लेके मतलब उसका भी हालत ख़राब है। और फिर वो जो छोटी बच्ची है वो अपने बाप को देखती है कि वो बेहोश हो चुका है स्टीयरिंग व्हील पे, तो वो और भी ज़्यादा पैनिक कर जाती है। लेकिन तभी गांव वाले आके, मतलब जो टाउन के मेंबर्स हैं, वो आके उसको शांत करते हैं। और फिर वो भी फंसी हुई होती है एक्सीडेंट की वजह से, मतलब विंडशील्ड का टुकड़ा उसके गले के सामने ही आ चुका होता है। मतलब थोड़ा सा भी अगर सामने तरफ वो झुकी तो उसका गला कट जाएगा। तो गांव वाले जैसे तैसे करके इस लड़की को निकालते हैं। यप, और उसका बाप जो है पादरी, उसके तरफ का दरवाज़ा फंस चुका है। तो भाई ये लोग पूरा मेहनत मशक्क़त करके वो दरवाज़ा कैसे भी करके खोलते हैं। फिर इस पादरी को जो कि बेहोश है और इसकी बच्ची जो पूरा पैनिक मोड पे है, इन दोनों को क्लिनिक लेके जाया जाता है, वही क्रिस्टी का क्लिनिक। सो ये सब के केओस में, ये जो एक्सीडेंट वाला जो केओस होता है, इस सब के केओस में हम लोग देखते हैं ख़त्म होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जेड जो है वो टेबिथा से बात करने की कोशिश करता है कि भाई जिम को भी ये सब बताना ज़रूरी है, मतलब डिटेल्स में जानकारी की पास्ट में क्या क्या हुआ है वही सब। लेकिन फिर ये लोग कन्वर्सेशन में पता चलता है कि जिम अभी तक घर नहीं आया है। और इधर जूली भी बोलती है कि भाई पापा अभी तक नहीं आए हैं, तो ये लोग और भी टेंशन में हो जाते हैं। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई जब वो आएगा तब तीनों मिलके बैठेंगे, तब बातचीत होगा। टेबिथा ये जेड को बोलती है कि अभी बात करने का सही टाइम नहीं है, जब जिम आएगा सब मिलके, तीनों मिलके एक साथ बैठ के बातचीत करेंगे तब, तो वो आ जाएगा रात होने से पहले। ऐसा करके वो जेड को बोल देती है और बच्चों को भी बोलती है कि भाई टेंशन मत लो, उसको पता है कि भाई रात होने से पहले वो आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया मैथ्यूज़ फैमिली और जेड का बात। फिर हम लोग देखते हैं कि वॉइड जाता है कॉलोनी हाउस अपने बेटे से बात करने के लिए और अपने बहू से भी बात करने के लिए। आई मीन जो रूट सेलर में जो भी कांड हुआ उसके बारे में कन्वर्सेशन करने के लिए वॉइड जाता है। और इधर कैनी भी बोल के जाता है कि आज मैं ये क्लिनिक में ही रुकूंगा क्योंकि पुलिस स्टेशन तो हो गया है बर्बाद, तो यहाँ पे तुम रुक नहीं सकते। तो फिर कैनी एम्बुलेंस में बैठते बैठते वॉइड को बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ क्लिनिक, मैं वहीं पे रुकूंगा आज रात को, तो तुम भी देख लो, शायद कॉलोनी हाउस तुम्हारे लिए सेफ़ होगा, तो मतलब देख लो, रात होने वाला है अब। सो एम्बुलेंस वाला काम निपटाने के बाद, जैसे कि मैंने बोला, वॉइड जाता है कॉलोनी हाउस या एलिस से फातिमा से मिलने के लिए। बल तुम्हें तो पता है कि क्रिस्टी भी वहीं पे है कॉलोनी हाउस में, क्योंकि वो एल्जिन का आग ठीक करने के लिए गई थी। सो जब वॉइड एलिस और फातिमा से मिलने उन दोनों के रूम में जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टी भी फातिमा को चेक कर रही होती है कि भाई वो डिलीवर होने के बाद सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो इधर क्रिस्टी फातिमा को बोलती है कि फिजिकली तुम ठीक हो, मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन फातिमा ने जो देखा और जो फील किया और जो सब कुछ उसके ऊपर गुजरा, वो अभी तक ट्रॉमेटाइज है, वो पूरा घबराए हुए है। और इधर वॉइड भी उस रूम में एंटर करता है और फिर हम लोग देखते हैं कि इस रूम में डोना है, मतलब कॉलोनी हाउस की इंचार्ज, एलिस है, फातिमा है, क्रिस्टी है, वॉइड है। सो ये 5 लोग रूट सेलर में जो हुआ आपस में ये डिस्कस करते हैं, जहाँ पे फातिमा पहले बोलती है वही पास्ट में ये लोग इंसान थे, ये जितने भी मॉन्स्टर रात को निकलते हैं। फिर वो लोगों ने किसी से सौदेबाजी किए, फिर अपना
बच्चों को कुर्बान करके ये लोग इमॉर्टलिटी हासिल कर ली है। और ये सब सुन के वाइड का और भी फट जाता है। फिर वाइड अपना किस्सा बताता है कि वो जब नीचे गया था उसने क्या देखा, वो जो फातिमा के पेट से निकला वो एक्चुअल में था क्या। फिर वाइड ने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि वो जब नीचे गया तो एक रूम के अंदर वही रात वाले मॉन्स्टर्स एक घेरा बना के खड़े हुए थे। सेंटर में वो किमोने वाली औरत, वो जो फातिमा के अंदर से जो निकला वो लेके खड़ी थी सेंटर में। फिर अचानक से वो जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। मतलब वो डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ पे सबको। और फिर वाइड बोलता है कि मैंने जो देखा वो मेरा कोई वहम नहीं था, क्योंकि सेम चीज़ कैनी ने भी देखा। ओके, तो ये पांचों यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर से कुछ आवाज़ आता है। तब डोना इस रूम से निकल के देखने जाती है कि भाई क्या आवाज़ है। तब डोना को पता चलता है कि, मतलब उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि, और हम लोग देखते हैं कि विक्टर और उसका बाप मिल के एक बेड को घसकाते हुए विक्टर के रूम में लेके जा रहे होते हैं। और फिर इधर डोना टोकती है उन लोग कि भाई इतना आवाज़ क्यों कर रहे हो, ये क्या क्या लेके जा रहे हो। तो इधर विक्टर बताता है कि भाई मतलब मेरे बाबा मेरे साथ ही रहेंगे, तो इसीलिए उनके लिए एक बेड लेके जा रहे हैं। तो इधर विक्टर का बाप भी बोलता है कि फाइनली मैं अपने बेटे के साथ रह सकता हूँ, इतने दिन से मैं अकेला था, वगैरह वगैरह ये सब होता है। फिर वो लोग रूम में मतलब डोना रूम में चली जाती है इसको इग्नोर करते हुए, ठीक। सो फिर डोना जब रूम में जाती है फिर उन लोग का थोड़ा सा बहस होता है कि भाई मतलब इधर वाइड है पूरा हिल चुका है ये सब देख के। वाइड और मतलब बाकी फातिमा भी पूरा हिल चुकी है कि भाई अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता, लौड़े लग चुके हैं। मतलब जो लगा हुआ लौड़ा है वो निकल नहीं सकता। सो कॉलोनी हाउस से सीन शिफ्ट होता है तुम्हारा मैथ्यू फैमिली के ऊपर। यहाँ पे ये लोग जिम का वेट कर रहे होते हैं। वेल इन्हें एक्चुअल में तो पता नहीं है कि जिम के साथ क्या हुआ है, तो ये लोग वेट ही कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट रात हो चुका है। ये माँ बेटी आपस में बहस करती थोड़ा बहुत, फिर पीछे से छोटा बेटा आके इन लोगों को शांत करता है। फिर ये लोग शांति से आराम से बैठे रहते हैं। ये लोग मतलब आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे पिता नहीं आ रहे हैं तो वो कहीं शायद कॉलोनी हाउस में होंगे या फिर किसी के साथ होंगे या कहीं और होंगे, लेकिन वो सेफ होंगे, वो सुबह होते ही आ जाएंगे। ऐसा ये लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और ये शांत होकर आराम कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को किचन से एक आवाज़ आता है। और ये लोग जब किचन में जाते हैं तब ये लोग देखते हैं कि भाई किचन का दरवाज़ा, खिड़की, जो पीछे का दरवाज़ा है वो भी सब बंद है। तो आवाज़ किस चीज़ का है। फिर ये लोग देखते हैं कि फ्लोर पे एक पतीला गिरा हुआ है, मतलब जिसमें सब्जी था वो गिरा हुआ है। फिर लोग उस पतीले को देख ही रहे होते हैं, तभी अचानक से टेबल पे रखा हुआ एक किताब हवा में उड़ जाता है। और किचन में जितने भी शेल्फ्स थे उनके दरवाजे अचानक से खुलने और बंद होने लगते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब काइंड ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ टाइप। मतलब ये कुछ नया था। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमें अब सीन दिखाया जाता है क्लिनिक का और ऑलमोस्ट रात हो चुका होता है। और इधर हम लोग क्लिनिक में कौन कौन होता है। वेल क्रिस्टी की जो गर्लफ्रेंड है वो होती है, कैनी होता है क्योंकि आज वो यहीं पे रुकने वाला है, और प्लस वो पादरी जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है और उसकी बेटी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो लड़की है छोटी सी बच्ची, इसका नाम है सोफिया। ओके, तो अब जो क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड है, क्या नाम था उसका यार, मैरियल या मैरी, वेल जो भी नाम था, उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो नर्स है वो बताती कि अब इसका जो बाप है, वो सोफिया का बाप जो है वो स्टेबल है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी भी वो बेहोश है, ठीक, ऑलमोस्ट मतलब टाइम लगेगा। वो ये सब बताती है, निकल लेती है मतलब दूसरे रूम में। फिर सोफिया इधर कैनी से पूछती कि चलो अब मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे अपने माँ को फ़ोन करना है और बताना कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कैनी फिर उसे समझाता है कि भाई यहाँ पे जो तुम आ गई हो ना इधर, अब नहीं निकल सकती हो, ये समझाता है, ठीक। और फिर ताबीज़ के बारे में बोलता है। फिर वो लड़की ताबीज़ छू के भी चेक करती कि भाई अच्छा तो ये सब है, और वो लड़की ईजीली सब कुछ मान जाती है। मतलब कोई पैनिक कुछ नहीं है। मतलब कैनी के बताने के बाद वो और भी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव करती है। इतना देर तक वो पूरा पैनिक में थी, मतलब उसका बाप का हालत देख के पूरा पैनिक में थी, लेकिन ये सब जानने के बाद वो और भी ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। और फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट लगा था, ठीक। फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है सोफिया, जो कि पादरी के साथ आई थी, ये वही येलो जैकेट मॉन्स्टर है। और इधर वो कैनी को देखती है कि कैनी आराम से टेबल मतलब कुर्सी में बैठ के मतलब सो चुका है। तो ये इधर अपने बाप, मतलब उसका बाप तो है ही नहीं, नाटक कर रही होती है। तो ये पादरी के पास आता है जो कि बेहोश होता है। फिर वो पता ना अपना जादू वादू से उसको जगाती है, फिर उससे बात करती है। और फिर बात करते करते हम लोग को पता चलता है कि ये वही है, वो येलो जैकेट मॉन्स्टर। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि ये येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर जिम को निपटाने के बाद एक खंडर वाली जगह पे जाता है, फिर एक सूटकेस निकालता है। तो हमें तब दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो सीन कट हुआ था, यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस सूटकेस से इस लड़की का सब ड्रेस और चश्मा निकलता है। और फिर पता चलता है कि वो उस लड़की में ट्रांसफर हो जाता है, उस ड्रेस को पहन के सड़क के किनारे लिफ्ट मांगता है उस पादरी से। फिर वो गाड़ी में चढ़ती है, फिर वो टाउन की तरफ रवाना हो जाती है। फिर आउट ऑफ कंट्रोल कार जाके भिड़ना, ये सब इस लड़की का ही प्लान था, किया जा रहा है इस लड़की का ही। और ये सब पता चलने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की मतलब
येलो जैकेट मॉन्स्टर जो भी है वो पादरी को बोलती है कि अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब जो होगा वो मेरा फेवरेट पार्ट है, लेकिन हाँ तुम्हारा कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगा। ये वो पादरी को बोल रही होती है, और पादरी मतलब कुछ बोल नहीं सक रहा होता है, बस वो देख सक रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं सक रहा, वो भी घबराया हुआ है कि भाई ये क्या बक रही है। और फिर वो लड़की कंटिन्यू करके बोलती है कि वही कि भाई तुम्हारा कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगा, अब ये जो खेल शुरू होगा वो मेरा फेवरेट पार्ट है, और धीरे धीरे करके पूरे गाँव वाले मारे जाएंगे। सो इसका बात करने के ढंग से ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी ये सब कांड पहले कर चुकी है। इसका बातचीत से मेरे को कुछ याद आता है। जब विक्टर छोटा था, जब जिस रात उसकी माँ उस टावर में, मतलब टावर था ना, क्या था वो, अरे वही लाइट हाउस, तो विक्टर की माँ जिस रात उस लाइट हाउस की तरफ जा रही होती है, मतलब जिस रात पूरे गाँव में, पूरे टाउन में क्योस मचा रहा था कि भाई सब कोई मारे जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और फिर इसकी बहन भी शायद मारी जाती है, विक्टर की बहन। तो उसी रात का सीन मुझे याद आता है कि भाई उस रात में सारे गांव के लोग मारे जाते हैं एक्सेप्ट विक्टर, विक्टर बस बचा रहता है। तो आई थिंक ये जो केओस था विक्टर वाला, ये शायद इसी येलो वाले मॉन्स्टर ने क्रिएट किया होगा। मतलब तुम खुद ही सोचो कि भाई विक्टर का जो छोटा वाला जो मैसेकर हुआ था जो भी, तो वो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे पास्ट में, वो लोग तो इतना दिन से ठीक से रह रहे थे, बच के रह रहे थे। तो एक रात में ऐसा क्या हुआ अचानक से कि भाई सारा पूरा टाउन ही सफाचट हो गया एक्सेप्ट विक्टर। सो अंदर के कुछ आदमी ने कुछ किया होगा शायद, प्रॉब्ली। और अंदर का कुछ आदमी तो मुझे ये येलो जैकेट वाला मॉन्स्टर ही लग रहा है, जो कि सोफिया बन के आया है। और भाई ये सिर्फ शिफ्टर है, मतलब क्या ये सिर्फ लड़की का ही रूप ले सकता है, या फिर किसी का कपड़ा छू ले तब रूप ले सकता है? अब मतलब इसका रूप लेने का लिमिट क्या है? क्या एक दो ही रूप ले सकता है या फिर अनलिमिटेड?